हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोर्स ऑफ पॉलिटी। और आज हम लोग यूनिट 7 को डिस्कस करेंगे, विच विल डील विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, डीपीएसपी जिसको बोलते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फोर्थ जो है वो डीपीएसपी के साथ डील करता है। आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 जो है वो स्पेसिफिकली इस सब्जेक्ट मैटर के साथ डील करते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। डीपीएसपी को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, डीपीएसपी का सिग्निफिकेंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमें किस तरह के देखने को मिलते हैं डीपीएसपी को लेके। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लास्ट में मिनर्वा मिल केस जो एक इम्पॉर्टेंट केस है, जुडिशियल केस है डीपीएसपी से जुड़ा हुआ, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, किस तरह की प्रोविजंस हैं मिनर्वा मिल केस को लेके। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो इससे पहले वाले यूनिट के अंदर हमने फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस किया था। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4 है वो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ डील करता है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सेशंस चल रहे थे तो उस समय राइट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कुछ राइट्स को जस्टिसिएबल राइट्स कहा जाता है, और उनको पार्ट 3 के अंदर रखा जाता है, और कुछ राइट्स को नॉन जस्टिसेबल राइट्स कहा जाता है, और उनको पार्ट 4 के अंदर रखा जाता है। तो जो राइट्स पार्ट 3 के अंदर रखे गए हैं उनको फंडामेंटल राइट कहा गया है, उनका जो नेचर है वो जस्टिसेबल नेचर है। वहीं कुछ राइट्स जो है वो पार्ट 4 के अंदर रखे गए हैं, और उनका जो नेचर है वो नॉन जस्टिसेबल नेचर है। नॉन जस्टिसेबल राइट्स का मतलब है ऐसे राइट्स जिनके एनफोर्समेंट के लिए कोर्ट्स जो है वो स्टेट को कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं। वहीं जस्टिसेबल राइट्स के अंदर कोर्ट्स की गारंटी है कि अगर किसी के राइट का वायलेशन होता है तो वो वहाँ पर इंटरवीन करेंगे और राइट्स को एनफोर्स करवाएंगे। तो फंडामेंटल राइट के अंदर हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो पार्ट 4 का सब्जेक्ट मैटर है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो है एक तरह के राइट्स हैं जिनका नेचर जो है वो नॉन जस्टिसेबल नेचर का है। यानी कि इनके एनफोर्समेंट के लिए कोर्ट्स जो है यहाँ पर कोई भी डायरेक्टिव स्टेट को लेके इशू नहीं कर सकते हैं। जो अग्रीव्ड पार्टी है वो कोर्ट में नहीं जा सकती है कि भाई हमारा ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अगर हम लोग आर्टिकल्स की बात करेंगे तो आर्टिकल्स 36 टू 51 जो है वो स्पेसिफिकली सब्जेक्ट मैटर के साथ डील करते हैं। अगर हम लोग ओरिजिन की बात करेंगे कि कहाँ से इंस्पायर होके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को शामिल किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है हमारा, उसके अंदर हमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में इस तरह के डायरेक्टिव्स देखने को मिलते हैं। वहाँ से इंस्पायर होके जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर भी इनको शामिल किया गया है। ओरिजिनली ये जो प्रिंसिपल, इस तरह के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमें आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलते हैं, आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलते हैं। पीटी वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ एक तरफ आपको प्रोविज़न दे रखे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, और दूसरी तरफ जो है वो आपसे पूछा जाता है कि किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कई सारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे इससे पहले पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया था कि फंडामेंटल राइट्स वर इंस्पायर्ड बाय द बिल ऑफ राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। तो उसी तरह ये जो डीपीएसपी हैं दे वर इंस्पायर्ड बाय द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आसान भाषा में अगर हमें समझना हो तो डीपीएसपी जो है एक तरह का इंस्ट्रक्शन है, एक तरह के डायरेक्टिव्स है जो स्टेट के लिए इशू किए गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव्स भी हम लोग इनको बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशंस भी हम इनको बोल सकते हैं फॉर द स्टेट। तो स्टेट किस तरह की स्कीम बनाएगा, स्टेट किस तरह की पॉलिसीज़ बनाएगा, वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ उसको देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन का नोबल फीचर बताया है। तो इस तरह से आप इस तरह के जो कोटेशंस हैं उनका यूज़ कर सकते हैं इन योर मेन एग्जामिनेशन। वहीं अगर हम लोग सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो जो सबसे मेजर सिग्निफिकेंस है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ का, वो है एनफोर्समेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी एंड एनफोर्समेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस।
तो इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी जो है प्रवेल करे स्टेट के अंदर विद द एनफोर्समेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, ये इसका अल्टीमेट गोल है, ये इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। इस तरह से आप लोग यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अगर हमें कंक्लूड करना हो तो वो एक नॉन जस्टिसेबल राइट्स का सेट है जो आर्टिकल 36 से लेके 51 के अंदर हमें देखने को मिलता है इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो राइट्स, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल जैसे सलाह हम लोग बोलते हैं, तो एक तरह की सलाह है जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है गवर्नमेंट को, जिसको गवर्नमेंट को मानना चाहिए अपनी पॉलिसीज़ बनाते समय, अपनी स्कीम्स बनाते समय फॉर द पीपल। अगर ओरिजिन की बात करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वहाँ से इंस्पायर्ड है ये। इसके अलावा ओरिजिनली आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें इस तरह के प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं, तो वहाँ से इंस्पायर्ड देखने को मिलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स को नोबल फीचर भी कहा है। इस तरह से आप लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करेंगे तो अभी हम लोग डिस्कस किया है हमने कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4 है इट स्पेसिफिकली डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, और आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ और उनसे जुड़े जो प्रोविजंस हैं वो अलग अलग आर्टिकल्स में देखने को मिलते हैं। अब एक एक करके हम लोग आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, उनसे जुड़े जो प्रोविजंस हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। किस आर्टिकल के अंदर किस तरह का अमेंडमेंट जुड़ा हुआ है, किस तरह के अमेंडमेंट से उनको अमेंड करने की कोशिश की गई है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग कोशिश करेंगे इस लेक्चर को लास्ट तक देखने की। इस तरह से जो रील वाला कल्चर है वो पढ़ाई के साथ काम नहीं कर सकता है। आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा फोर्स करना पड़ेगा अपने आप को इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होने के लिए। पढ़ाई कभी भी जो आपकी अम्यूजिंग रील्स वगैरह होती हैं उतनी इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी हम लोग अलग अलग इंफॉर्मेशन इसके अंदर ऐड करके थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आपका जो माइंड सेट है वो इस तरफ थोड़ा झुक सके, आप भी थोड़ा रिलेट कर पाएँ चीज़ों के साथ। और पॉलिटी जो है वो बड़ा ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। हर तरफ हम आसपास जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रोविज़न है, जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, वो सभी अपने आसपास देखते हैं। तो अगर आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ के साथ रिलेट करेंगे तो बहुत आसान रहेगा आपके लिए समझना, और ये जो जर्नी है आपके लिए अम्यूजिंग भी रहेगी और बेनिफिशियल भी रहेगी। आर्टिकल 36 से हम लोग शुरू करते हैं। आर्टिकल 36 की अगर बात करेंगे तो इट स्पेसिफिकली डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। यहाँ पर हमें स्टेट का डेफिनेशन देखने को मिलता है, और ये डेफिनेशन वही है जिसको हम लोगों ने आर्टिकल 33 आर्टिकल 13 यानी कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर डिस्कस किया था। तो अगर हमें बताना हो कि स्टेट क्या है, तो यूनियन गवर्नमेंट से जुड़ी हुई कोई भी अगर एजेंसी है, पार्लियामेंट से जुड़ी हुई कोई एजेंसी है, स्टेट गवर्नमेंट से जुड़ी हुई कोई एजेंसी है, स्टेट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी या स्टेट लेजिस्लेटिव जो ऑर्गन है उससे जुड़ी हुई कोई एजेंसी है, लोकल गवर्नमेंट से जुड़ी हुई कोई एजेंसी है ना, इस तरह की कोई भी एजेंसी है तो उसको स्टेट की कैटेगरी में आएगा, स्टेट का जो डेफिनेशन है उसके अंदर आएगा। तो इस तरह से आर्टिकल 36 के अंदर हमें स्टेट की डेफिनेशन देखने को मिलती है। आर्टिकल 37 की बात करेंगे तो आर्टिकल 37 हमें बताता है कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं इनका एप्लीकेशन कहाँ पर है। तो इसका सब्जेक्ट मैटर है एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेन्ड इन दिस पार्ट। इस पार्ट के अंदर जो प्रिंसिपल्स हमें देखने को मिलते हैं उनको अप्लाई कैसे करना है, उनका एप्लीकेशन कैसे करना है। तो ये जो आर्टिकल है ये स्पेसिफिकली बताता है प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट शैल नॉट बी एनफोर्स्ड बाय एनी कोर्ट। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये जो प्रोविजंस हैं इस पार्ट के अंदर ये नॉन जस्टिसेबल नेचर के हैं, यानी कि कोर्ट जो है इनको एनफोर्स नहीं कर सकता है। फंडामेंटल राइट के केस में क्या है कि अगर उनका वायलेशन होता है तो कोर्ट्स कैन एनफोर्स फंडामेंटल राइट, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर गायब है। आर्टिकल 37 बताता है कि कोर्ट इनको एनफोर्स नहीं कर सकता है। दूसरा, ये जो आर्टिकल है ये भी बताता है कि ठीक है कोर्ट इनको एनफोर्स नहीं कर सकता है, लेकिन
गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि ये जो प्रिंसिपल्स इस पार्ट के अंदर मेंशन्ड है उनको गवर्नेंस के अंदर इस्तेमाल करे, अपनी स्कीम्स बनाते समय, अपनी पॉलिसीज़ बनाते समय उनका यूज़ करना, उनको ध्यान में रखना, उनको इम्प्लीमेंट करना जो गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी है। और इस तरह के डायरेक्टिव्स जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी सरकारों को देता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो। यानी कि स्टेट के जितने भी ऑर्गन हैं वो सबको डायरेक्टिव आर्टिकल 37 की तरफ से मिलता है कि इस पार्ट के अंदर जितने भी प्रोविजंस हैं उनको स्कीम्स की फॉर्म में, लॉज की फॉर्म में इम्प्लीमेंट करने की गवर्नमेंट कोशिश करे। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 की बात करेंगे तो इसका सब्जेक्ट मैटर है स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन एंड वेलफेयर ऑफ पीपल। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये स्टेट को एक और जिम्मेदारी देता है कि स्टेट का काम है सोशल ऑर्डर प्रमोट करना, जो लोग हैं उनका वेलफेयर प्रमोट करना इन दी स्टेट। अब यहाँ पर सोशल ऑर्डर का मतलब क्या है? सोशल ऑर्डर का मतलब है जस्टिस प्रवेल करना पूरी सोसाइटी के अंदर, पूरी स्टेट के अंदर। दे शुड बी अ जस्टिस। और जस्टिस तीन तरह का जस्टिस जो हमें प्रेम्बल के अंदर भी देखने को मिलता है: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। तो जितने भी स्टेट के ऑर्गन्स हैं वो सबकी एक जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है कि उनका काम है सोशल ऑर्डर मेंटेन करना, सोशल जस्टिस मेंटेन करना, इकोनॉमिक जस्टिस मेंटेन करना, पॉलिटिकल जस्टिस मेंटेन करना। इसके अलावा यहाँ के जो लोग हैं उनका वेलफेयर इंश्योर करना। दूसरा प्रोविजन जो यहाँ पर ऐड किया गया है वो है टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़। तो स्टेट की जिम्मेदारी है इनइक्वालिटीज़ को मिनिमाइज करना। और ये जो प्रोविज़न है ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का इस्तेमाल करके जोड़ा गया है यहाँ पर। तो ये बात आपको याद रखनी है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का यूज़ यहाँ पर किया गया है टू अमेंड द आर्टिकल 38। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 की अगर बात करेंगे तो इसका सब्जेक्ट मैटर है सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट। तो आर्टिकल 39 के अंदर हमें कुछ लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं और उनको कहा गया है कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। आपको सारे प्रिंसिपल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बात ध्यान में रखनी है कि ज़्यादातर ये जो प्रिंसिपल्स हैं, सारे के सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, दे आर रिलेटेड टू एंश्योरमेंट या इन्फोर्समेंट ऑफ इक्वालिटी। तो इनका एक ही काम है कि स्टेट के अंदर इक्वालिटी एनफोर्स करना। इक्वालिटी मतलब जेंडर इक्वालिटी हो गई, या इकोनॉमिक इक्वालिटी हो गई, या सोशल इक्वालिटी हो गई, तो हर तरह की, या रीजनल इक्वालिटी हो गई, तो हर तरह की जो इनइक्वालिटी है उसको हटाना और इक्वालिटी मेंटेन करना स्टेट के अंदर। ये सलाह, ये डायरेक्टिव आर्टिकल 39 हमारे स्टेट को देता है। अब ये जो आर्टिकल है इसको अमेंड किया गया है बाय यूजिंग 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। जैसा कि हमने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कई बार आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का जिक्र देखने को मिलेगा। जब हम लोग पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेंगे तो एक लेक्चर अमेंडमेंट के ऊपर लेंगे जहां अलग अलग अमेंडमेंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, उनसे जुड़े हुए जो मैटर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो है इमरजेंसी के टाइम पर इसको इनेक्ट किया गया था, एंड इट इज़ द मोस्ट असेंशियल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट। जितने भी अमेंडमेंट एक्ट हैं सबसे इम्पॉर्टेंट इसको माना जाता है। इतना ज़्यादा बदलाव किया था इसने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि कुछ लोग इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तक भी बोलते हैं। तो हम लोग जब अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में इसको देखेंगे। यहाँ पर बस आपको याद ये रखना है कि आर्टिकल 39 को अमेंड किया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A का जो नंबरिंग है उसको देख के आप लोग समझ गए होंगे कि ये अमेंड किया गया है बाद में। तो इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो यहाँ पर हमें इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड के जो प्रोविजंस हैं वो देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर स्टेट को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अलग अलग स्कीम्स के थ्रू, अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू जो जुडिशरी है उसको और थोड़ा एक्सेसिबल बनाने की कोशिश करें, है ना, ताकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो जुडिशरी का फ़ायदा उठा सकें। अगर उनको कोई इनजस्टिस फेस हो रहा है तो वो जुडिशरी के पास जा सकें। तो जो लोगों के पास रिसोर्सेस नहीं है, जो लोग लीगल प्रैक्टिशनर जो है उनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उस केस में गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ स्कीम्स वगैरह ऐसी बनाए कि उनकी मदद यहाँ पर मिल सके। तो इसको इम्प्लीमेंट करते हुए लीगल सर्विस अथॉरिटी करके गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक एक्ट लेके आई है गवर्नमेंट, और अलग अलग लेवल पर लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर।
और ये जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ हैं यहाँ पर ऐसे लोगों की मदद करती हैं जुडिशियल एड प्रोवाइड करने में, जो जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, जिनके पास रिसोर्सेस कम है। जब हम लोग गवर्नेंस पढ़ेंगे तो वहाँ इस चीज़ को डिटेल में देखेंगे, अभी बस इतना ही। तो ये जो प्रोविज़न है ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का यूज़ करके यहाँ पर ऐड किया गया है। तो यहाँ पर स्टेट को एक और डायरेक्टिव दिया गया है, वो है टू एंश्योर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 की अगर बात करेंगे तो आर्टिकल 40 का जो सब्जेक्ट मैटर है, डील्स विद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। यहाँ पर स्टेट को एक और जिम्मेदारी दी गई है। आर्टिकल 40 स्टेट को जिम्मेदारी देता है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना, उनके प्रमोशन के लिए स्टेप्स लेना। इसके अलावा उनको इतना एंडाउमेंट देना, इतना स्वतंत्र बना देना कि वो सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन की तरह काम करे। तो इस तरह के डायरेक्टिव्स हमें आर्टिकल 40 के अंदर देखने को मिलते हैं। तो विलेज पंचायत को प्रमोट करना, विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना, है ना, उनको एटलीस्ट इतने रिसोर्सेज प्रोवाइड करना कि वो सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन की तरह काम कर सकें। तो इस तरह के प्रोविज़न हमें आर्टिकल 40 के अंदर देखने को मिलते हैं। ये जो प्रोविज़न है दे आर बेस्ड ऑन गांधीयन मॉडल। गांधी जी का जो ग्राम स्वराज का मॉडल है उससे लिया गया है ये। और यहाँ पर जो विलेज है या जो गांव है उसको सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन की तरह डील करने की बात कही जा रही है। तो आर्टिकल 40 के अंदर ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 का जो सब्जेक्ट मैटर है कुछ इस तरह है, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग जो जिन लोगों को पब्लिक असिस्टेंस की ज़रूरत है, ऐसे असिस्टेंस की बात यहाँ पर की गई है। और यहाँ पर स्टेट को ये जिम्मेदारी दी गई है कि लोगों को काम दिया जाए, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, और अगर जो लोग किसी असिस्टेंस की ज़रूरत महसूस करते हैं तो स्टेट जो है उनको असिस्ट करे यहाँ पर। तो अनएम्प्लॉयमेंट के जो केसेस हैं या जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको यहाँ मदद करने की बात की गई है। ओल्ड एज के साथ जो लोग डील कर रहे हैं, सिकनेस के साथ जो लोग डील कर रहे हैं, डिसेबलमेंट के साथ जो लोग डील कर रहे हैं, है ना। तो जितने भी भत्ते वगैरह होते हैं, जितने भी अलाउंसेस वगैरह यहाँ पर होते हैं, जितनी भी पेंशन स्कीम्स वगैरह होती हैं, ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 41 को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही उनको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अब से जब भी आप स्कीम्स वगैरह पढ़ेंगे कोशिश करिए, या एक जो है सिंक्रोनाइजेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करिए कि ये जो स्कीम है वो कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंट्रोड्यूस की गई है। इस तरह से जब आप सिंक करने की कोशिश करेंगे अलग अलग कंटेंट को, तो देखेंगे कि आपका जो रिटेंशन है वो भी बढ़ेगा। इसके अलावा एक पढ़ाई में मज़ा भी आप क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि बिना मज़े के, बिना जर्नी को एंजॉय करते हुए ये जो जर्नी है बहुत बोरिंग हो जाएगी और बहुत डिफ़िकल्ट भी हो जाएगी आपके लिए इसको कवर करना। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए, अपने आसपास चीज़ों के साथ रिलेट कीजिए। पॉलिटी जो है बड़ा ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। तो स्कीम्स की अगर हम लोग बात करेंगे, जितने भी पेंशन स्कीम्स वगैरह होती हैं वो कहीं ना कहीं इसी आर्टिकल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए इंट्रोड्यूस की जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल 42। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को एक और जिम्मेदारी देता है, वो है प्रोविजन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो यहाँ पर स्टेट जो है वो कुछ ऐसे लॉज लेके आएगा, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेके आनी चाहिए उसको, ताकि जो वर्कर्स हैं उनकी कंडीशन सुधरे, उनको जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो अच्छा मिले। इसके अलावा जो वीमेन है उनको मेटर्निटी रिलीफ मिले, है ना। तो इस तरह की कंडीशंस स्टेट को लेके आनी चाहिए। स्टेट ने लॉज भी बनाए इस तरह के कंडीशंस को सुधार के लिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 डील्स विद लिविंग वेजेस एट्सेट्रा फॉर वर्कर्स। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो अलग अलग तरह के वर्कर्स हैं, हर तरह के वर्कर्स के लिए प्रोविज़न काम करता है, चाहे वो एग्रीकल्चरल हैं या इंडस्ट्रियल हैं या अदरवाइज़ है। तो हर तरह के वर्कर्स के लिए काम करता है, और ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो कुछ ऐसे लॉज लेके आए कि ये जो वर्किंग क्लास है ये एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है उसको एंजॉय कर पाए, अपने कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पर पूरी तरह से एंजॉय कर पाए। ऐसा ना हो कि उनको कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ या जो सोशल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको फुलफ़िल करने का टाइम ना मिले। कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात इस आर्टिकल के अंदर की गई है कि स्टेट को कोशिश करनी चाहिए कि जो कॉटेज इंडस्ट्री है, जो गांव के अंदर छोटे कारखाने या छोटे इंडस्ट्री होती है उसको प्रमोट किया जाए। और जो कोऑपरेटिव मॉडल है रूरल एरियाज़ के अंदर,
या जो इंडिविजुअल मॉडल्स भी हैं रूरल एरिया के अंदर कॉटेज इंडस्ट्री वाला, उसको प्रमोट करने की बात भी यहाँ पर की गई है। तो इस तरह से आर्टिकल 43 का जो सब्जेक्ट मैटर है वो हमें देखने को मिलता है। आर्टिकल 43A की बात करेंगे तो नंबरिंग देखिए आप फिर समझ सकते हैं कि ये बाद में इसको ऐड किया गया है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 का इस्तेमाल करके इसको ऐड किया गया है यहाँ पे। पार्टिसिपेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट मैटर जो डील करता है इसलिए आर्टिकल वो है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ पर वर्कर्स के पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए सरकार को डायरेक्टिव दिया गया है कि सरकार ऐसे लॉज लेके आए, सरकार ऐसे रेगुलेशंस लेके आए, पार्लियामेंट ऐसे लॉज और रेगुलेशंस लेके आए जिसकी वजह से वर्कर का जो पार्टिसिपेशन है वो भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर हो पाए। तो ये डायरेक्टिव हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 43B। आर्टिकल 43B की अगर बात करेंगे तो इट स्पेसिफिकली डील्स विद प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने के लिए यहाँ पर सरकार को डायरेक्टिव दिया गया है कि सरकार को कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेके आनी चाहिए जिससे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और ज़्यादा बने, लोग और ज़्यादा कोऑपरेटिव मॉडल में काम करें यहाँ पे। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो सरकार को लेके आनी चाहिए। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। दिस वेरी आर्टिकल वाज डील विद या ये जो आर्टिकल है इट वाज एडेड विद 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। 2011 का जो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू इस आर्टिकल को यहाँ पर ऐड किया गया है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 44। इट स्पेसिफिकली डील्स विद यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन। तो यहाँ पर स्टेट को डायरेक्टिव दिया गया है कि स्टेट जब भी उसका एनवायरनमेंट उसको अलाउ करता है, रिसोर्सेज उसको अलाउ करते हैं, तो स्टेट के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जैसे अभी क्या होता है कि क्रिमिनल लॉ सबके लिए एक जैसा है। अगर कोई मर्डर करेगा तो उसको उतनी ही सज़ा मिलेगी चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो। अगर वो हिंदू है तो भी उतना ही सज़ा मिलेगी, अगर वो मुस्लिम है तो भी उतनी ही सज़ा मिलेगी। लेकिन सिविल लॉज में ऐसा नहीं है। हर कम्युनिटी के अपने अलग अलग सिविल लॉज हैं। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी के अपने अलग सिविल लॉज हैं, हिंदू कम्युनिटी के अपने अलग सिविल लॉज हैं, वहीं क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के अपने अलग सिविल लॉज हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 है ये स्टेट को डायरेक्टिव देता है कि जब भी स्टेट को सही लगे सूनर और लेटर, तो स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंट्रोड्यूस करे इंडिया के अंदर। जो सिविल लॉज हैं वो सबके लिए क्रिमिनल लॉज की तरह बराबर होने चाहिए ताकि कोई भेदभाव ना हो, है ना। जैसे अभी क्या है कि हिंदू रिलीजन के अंदर पॉलीगैमी इज बैंड, इज़ प्रोहिबिटेड। अगर कोई दूसरी शादी करता है और उसके खिलाफ अगर कंप्लेंट वगैरह हो जाती है तो उस केस में 10 साल तक की सज़ा उसको हो सकती है। लेकिन इस्लाम के अंदर पॉलीगैमी इज स्टिल अलाउ। तो वहाँ की जो विमेन है उनके साथ एक इनजस्टिस हो सकता है, क्योंकि जब एक से ज़्यादा शादी कोई व्यक्ति करता है तो जो फीमेल है वो इनसिक्योर यहाँ पर फील कर सकती हैं, हमेशा डर के माहौल में रह सकती हैं, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे हो सकती है, दे फील नेगलेक्टेड, उनको नेगलेक्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 44 के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताता है दैट स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इंट्रोड्यूस करे। हालांकि अभी तक स्टेट ने ऐसा कोई लॉ जो है नहीं बनाया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। तो यहाँ पर जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है और जो एजुकेशन को लेके हमें स्टेट को जिम्मेदारी दी गई हैं, डायरेक्टिव्स दिए गए हैं दैट स्टेट शुड मेक सम लॉज, सम schemes for the provisions of early childhood care and education to children below the age of 6 years। तो ये प्रोविज़न हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब इसको अमेंड किया गया है इस आर्टिकल को 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 का यूज़ करके। एजुकेशन राइट्स यहाँ पर ओरिजिनली अवेलेबल नहीं थे, अभी इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का इस्तेमाल करके एजुकेशन जो टर्म है वो भी यहाँ पर ऐड किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका सब्जेक्ट मैटर है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन। तो यहाँ पर जो सेक्शन वीकर सेक्शन है सोसाइटी का उसके इंटरेस्ट के प्रमोशन की बात की गई है कि उसके एजुकेशनल जो इंटरेस्ट है, उसके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उनको प्रमोट करने की कोशिश स्टेट जो है वो करेगा। तो इस तरह के प्रोविजंस हमें देखने को मिलते हैं जितने भी रिजर्वेशन प्रोविजंस हैं
वो कहीं ना कहीं इसी आर्टिकल को इम्प्लीमेंट करने के लिए बताते हैं, या इसी आर्टिकल का मैनिफेस्टेशन हमें उन रिजर्वेशन प्रोविजंस के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 के अंदर हमें प्रोविजन देखने को मिलता है दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। तो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को प्रमोट करना, जैसे माल नरिशमेंट के जो केसेस होते हैं, एनीमिया को हटाना, ये स्टेट की जिम्मेदारी, स्टेट को डायरेक्टिव दिया गया है अंडर आर्टिकल 47। जब आप मेन के अंदर मेन एग्ज़ाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो ये बहुत हैंडी हो जाएगा आपके लिए। एक इम्पॉर्टेंट आपको बैकग्राउंड यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को प्रमोट करना, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना, ये हॉस्पिटल्स वगैरह खोलना, ये सब जिम्मेदारी यहाँ पर स्टेट को दी गई है कि स्टेट जितना इसमें जा सके उतना अच्छा रहेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा स्टेट को ये जिम्मेदारी देता है। इसके अलावा एक और प्रोविज़न है इस आर्टिकल के अंदर, वो है प्रोहिबिशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड ड्रग्स। तो मेडिसिनल पर्पस को छोड़ के स्टेट की जिम्मेदारी है कि जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, अल्कोहल वगैरह या ड्रग्स वगैरह, उनके कंजप्शन के ऊपर यहाँ पर प्रोहिबिशन या इन पर रोक लगाई जानी चाहिए। जैसे अभी कुछ स्टेट के अंदर अल्कोहल कंजप्शन के ऊपर बैन लगा हुआ है, एक्सेप्ट मेडिसिनल यूज़। तो जब इस तरह की चीज़ होती है तो कुछ लोग कोर्ट्स के अंदर जाते हैं और कोर्ट्स के अंदर फंडामेंटल राइट्स के अंदर रिट पेटिशन फाइल करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है कि इस तरह राइट टू कंजप्शन ऑफ एल्कोहल एटसेट्रा ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। जब कुछ लोगों ने आर्टिकल 21 के अंदर रिट पेटिशन फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि राइट टू कंज्यूम एल्कोहल इज़ नॉट द फंडामेंटल राइट। और आर्टिकल 47 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो चाहे तो टोटल प्रोहिबिशन एनफोर्स कर सकती है स्टेट के अंदर, यानी कि अल्कोहल वगैरह को बैन कर सकती है। तो गुजरात के अंदर जैसे अल्कोहल को बैन किया गया है, या लिक्कर को बैन किया गया है, उसी तरह बिहार के अंदर लिक्कर को बैन किया गया है। तो ये जो प्रोविजंस है, ये जो स्कीम्स हैं, वो आर्टिकल 47 के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो ये बात आपको, जो शराबबंदी है वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 47 का ही मैनिफेस्टेशन है ना। उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए शराबबंदी अलग अलग स्टेट के अंदर हमें देखने को मिलती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव्स दिए हैं स्टेट को इस तरह की चीज़ें करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 की अगर बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो यहाँ पर जो स्टेट है, यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो स्टेट को एग्रीकल्चर को ऑर्गेनाइज करने के लिए और एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करने के लिए कहता है कि कुछ ऐसी स्कीम्स लेके आए स्टेट का, जो है कि ताकि जिससे एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री दोनों प्रमोट हो सकें। जैसे फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस, एफपीओ स्कीम लेके आई है सरकार, जिसके अंदर अलग अलग फार्मर्स एक ग्रुप बनाते हैं। एनिमल हस्बेंड्री के लिए अलग अलग स्कीम्स लाई जाती हैं, ब्रीडिंग वगैरह इंप्रूव करने के लिए हैबिटाइजेशन प्रमोट किया जाता है। तो ये सारे प्रोविजंस आर्टिकल 48 के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक और प्रोविजन है यहाँ पर, प्रोहिबिशन ऑफ द स्लॉटर ऑफ काउस एंड काव्स एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल्स। तो जो अलग अलग काउ स्लॉटर, एंटी क्लाउ स्लॉटर स्लॉटर जो कानून लॉज हमें देखने को मिलते हैं, जैसे यूपी के अंदर अभी लॉ बना है, हरियाणा के अंदर लॉ बना है, मध्य प्रदेश के अंदर लॉ बना है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 48, ये यहाँ डायरेक्टिव देता है स्टेट को कि इस तरह के लॉज बनने चाहिए जहाँ काउ स्लॉटर के ऊपर बैन लग सके, जहाँ जो काफ्स हैं उनके ऊपर बैन लग सके, या अदर एनिमल के ऊपर बैन लग सके। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही ये डायरेक्टिव देता है। कुछ लोग इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और ये सारी चीज़ें बोलते हैं, तो ये बिल्कुल पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारा जो आर्टिकल 48 है वही स्टेट को इस तरह के डायरेक्टिव्स देता है कि स्टेट को इस तरह के जो काउ स्लॉटर वगैरह है कोशिश करनी चाहिए उनको प्रोहिबिट करने की, उनको लेके लॉज वगैरह बनाने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 48A। तो ये जो आर्टिकल है, इसका नंबरिंग से आप समझ सकते हैं कि बाद में इसको अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है, एंड इट वाज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो उस अमेंडमेंट एक्ट का यूज़ करके इसको ऐड किया गया है। इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सेफ गार्ड्स, कुछ प्रोविजंस गवर्नमेंट जो है कुछ लेके आए। ये डायरेक्टिव यहाँ पर सरकार को दिए गए हैं। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन लॉज वगैरह यहाँ पर सरकार जो लेके आती है वो इसी आर्टिकल को इम्प्लीमेंट करने के लिए लेके आती है।
नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 की अगर बात करेंगे तो इट डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो ये जो नेशनल इम्पोर्टेंस वाला चीज़ है, ये इसको बाद में ऐड किया गया है थ्रू 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। और इस तरह से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस आर्टिकल को अमेंड करता है यहाँ पे। और इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो इस तरह है कि सरकार जो है कुछ ऐसे लॉज, कुछ ऐसे स्कीम्स लेके आए ताकि इस तरह के जो मॉन्यूमेंट्स या जो नेशनल इंपॉर्टेंस के प्लेसेस हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 की बात करेंगे तो इट डील्स विद सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। यहाँ जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से दूर रखने की बात की गई है, क्योंकि अगर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों मिल जाएंगे, दोनों एक हो जाएंगे, तो जुडिशियल बाइसनेस का खतरा हो सकता है ना। जुडिशियल इंडिपेंडेंट वे में काम नहीं कर पाएगी। तो इस कारण दोनों को अलग अलग रखने की बात की गई है कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखे। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 51, जो आखिरी आर्टिकल है इस पार्ट का, आर्टिकल 51 विच डील्स विद प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ इंटरनल डायरेक्टिव्स या इंटरनल गवर्नेंस को लेके डायरेक्टिव्स नहीं देता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा स्टेट को, बल्कि जो फॉरेन पॉलिसीज़ है उसको लेके भी डायरेक्टिव देता है स्टेट को। तो आर्टिकल 51 के अंदर हमें फॉरेन पॉलिसी को लेके डायरेक्टिव देखने को मिलता है टू द इंडियन स्टेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कुछ डायरेक्टिव्स यहाँ स्टेट को देता है। पहला डायरेक्टिव है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो स्टेट को ये कोशिश करनी चाहिए कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी जो है बनी रहे। दूसरा जो डायरेक्टिव है वो है मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन बिटवीन नेशंस। तो अलग अलग नेशंस के साथ रिलेशनशिप ठीक होना चाहिए। foster respect for international laws and treaty obligations in the dealings of organized people with one another। तो जो ट्रीटीज साइन हो रही हैं, जो ऑब्लिगेशंस हैं, उनको जो है ऑनर करना इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। ये डायरेक्टिव यहाँ पर स्टेट को दिया गया है। और जो चौथा डायरेक्टिव दिया गया है वो है इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन मतलब बातचीत। तो बातचीत के थ्रू, डायलॉग के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करना चाहिए। यहाँ पे ये डायरेक्टिव हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉरेन पॉलिसी के टर्म्स में हमारे स्टेट को देता है। तो हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं थोड़ा सा कॉम्प्रहेंसिव है। इसके अंदर हमें सोशल डायरेक्टिव्स भी देखने को मिलते हैं, इसके अंदर हमें डिप्लोमेटिक डायरेक्टिव्स भी देखने को मिलते हैं, इसके अंदर हमें इकोनॉमिक डायरेक्टिव्स भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल कॉम्प्रहेंसिव डायरेक्टिव्स जो हैं वो पार्ट 4 के अंदर मेंशन्ड है। जो स्टेट के लिए लाइट हाउस की तरह काम करते हैं, जो सरकारें हैं उनके लिए लाइट हाउस की तरह काम करते हैं, उनको रास्ता दिखाने का काम करते हैं। तो आप ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर काइंड ऑफ लाइट हाउस फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो ऐसे आप यहाँ पर उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो ये जो अच्छी अच्छी बातें आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ जो है वो एक तरह से गवर्नेंस के लिए लाइट हाउस की तरह है, रास्ता दिखाने का काम करती हैं ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इसके अलावा ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस हैं टू दी स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशंस हैं टू दी स्टेट। एनफोर्समेंट इनका जो इस्तेमाल है, इट इज़ विटनेस्ड इन द एनफोर्समेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। तो हमारे प्रियम्बल के अंदर जो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस दिया गया है उसके एनफोर्समेंट में इनका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है। उसी तरह इनके अंदर हमें वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और जो चौथा नेक्स्ट जो सिग्निफिकेंस है इसको लेके वो आप बता सकते हैं कि दे हेल्प्स कोर्ट इन द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ। कोई लॉ जो है वो वैलिड है कि नहीं। वैसे तो नॉन जस्टिसेबल नेचर है इनका, लेकिन फिर भी प्रेम्बल की तरह ये कोर्ट को मदद करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एनालिसिस करने के लिए, अलग अलग प्रोविजंस की, अलग अलग लॉज की। तो इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। दीज आर सम ऑफ द मेजर सिग्निफिकेंस, सैलिएंट सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो आपको ध्यान में रखनी है। अब हम लोग एक केस के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है मिनर्वा मिल केस 1980। तो 1980 का ये केस है, मिनर्वा मिल केस। अब ये जो केस है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के साथ जुड़ा हुआ है, या दो सब्जेक्ट मैटर के साथ जुड़ा हुआ है। पहला सब्जेक्ट मैटर है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन
फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। और दूसरा जो सब्जेक्ट मैटर है इस केस का, जो इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है इस केस का, वो है इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, वो 1973 का जो केशव नंदा भारती केस है, वहाँ पर उसका इंट्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। कोर्ट जो है इस नई कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करता है कि भाई आप चाहे जो चाहे अमेंडमेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है इट शुड बी विद इन द लिमिट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। कॉन्स्टिट्यूशन को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, उसका बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो मिनर्वा मिल केस है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को और ज़्यादा इवॉल्व करता है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में किस तरह का रिलेशनशिप है, उसको यहाँ पर ये डिस्क्राइब करता है। तो सबसे पहले ये जो केस है, ये बताता है कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, है ना। वो एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है। जैसे गाड़ी के दो पहिए होते हैं, वैसे ये दोनों, जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने इनको नोबल फीचर बताया है, उसी तरह मिनर्वा मिल केस के अंदर भी इन दोनों को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री बताया है। लेकिन जब कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो जाए कि भाई अगर एक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो दूसरा वायलेट हो जाएगा, तो उस केस में अगर कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आती है, तो उस केस में फंडामेंटल राइट्स जो है वो सुपीरियर रहेंगे एज कम्पेयर टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो है वो नॉन जस्टिसेबल नेचर की है, और फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिसेबल नेचर के हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है यहाँ पे, कि अगर कोई लॉ 39B और 39C को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया जाता है, और अगर वो लॉ आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर है उनको वायलेट भी करता है, तो भी उस केस में उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। यानी कि आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39 को सुपीरियर बताया गया है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 से। अदरवाइज फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर एज कम्पेयर टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो इस तरह की चीज़ें हमें इस केस के साथ देखने को मिलती हैं, है ना। अगर हम लोग बैकग्राउंड की बात करेंगे, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में कुछ प्रोविजंस ऐड किए गए थे। जैसे हमने बताया कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, बहुत सारे प्रोविजन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करता है। तो आर्टिकल 31C जो है, आर्टिकल 31C और आर्टिकल 32A को यहाँ पर अमेंड करने की कोशिश की थी पार्लियामेंट ने इमरजेंसी के दौरान, ये एक्ट बना के। क्लॉज 4 और क्लॉज 5 यहाँ पर ये अमेंड करने की कोशिश करता है दो आर्टिकल को। और जुडिशियल रिव्यू के जो पावर्स है उनको डायल्यूट करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जुडिशरी इनको नल एंड वर्ड डिक्लेयर कर देती है। बाद में 44th अमेंडमेंट जो है वो 32A को हटा देता है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इस तरह से ये जो प्रोविज़न है, ये बेसिकली जुडिशियल रिव्यू को फिर से स्ट्रेंथन करने के लिए, बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है उसको फिर से स्ट्रेंथन करने के लिए हमें इसकी रूलिंग जो है वो बड़ी मददगार देखने को मिलती है। तो इसीलिए हमने बताया है कि दो सब्जेक्ट मैटर के साथ डील करता है मिनर्वा मिल केस। पहला है रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कोर्ट ने कि वे दोनों ही जो चीज़ें हैं, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपीस, ये दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं, अगेंस्ट नहीं है। और अगर किसी केस में अपोज कोई कॉन्ट्रडिक्शन होता है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, तो उस केस में फंडामेंटल राइट्स को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, ज़्यादा सुपीरियर है वो, क्योंकि जस्टिसेबल नेचर के हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसको लेके, कि अगर आर्टिकल 39B आर्टिकल 39C को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई एक्ट बनाया जाता है, और अगर वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को वायलेट भी करता है, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। बाकी सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन्फीरियर हैं एज कम्पेयर टू फंडामेंटल राइट। तो इस तरह के प्रोविजन हमें मिनर्वा मिल केस से देखने को मिलते हैं, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट मिनर्वा बिल केस। पीटी के लिए आपको दो चीज़ें याद रखनी है। मिनर्वा बिल केस डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपीज, एंड इट ऑल्सो डील्स विद एवोल्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। यहाँ पर हम लोग इस लेक्चर को जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के ऊपर बेस्ड था
उसको यहाँ पर कंक्लूड करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देखा था कि कैसे हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, किस तरह से हम लोग उनको बता सकते हैं कि वो एक लाइट हाउस की तरह है गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्चर हैं सरकारों के लिए कि सरकारों को कैसे काम करना है, किस तरह की पॉलिसीज़ बनानी है। पार्लियामेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशंस हैं। तो ऐसे करके हम लोग उसको जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। फंडामेंटल ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं, ये एक तरह से नॉन जस्टिसेबल राइट्स हैं जो पार्ट 4 के अंदर हमें देखने को मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, कवरिंग फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51। उसके बाद हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखे थे, अलग अलग आर्टिकल्स के जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं उनसे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उनको डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने सिग्निफिकेंस डिस्कस किया था। अमेंडमेंट भी आप याद रखेंगे कि कौन सा आर्टिकल कब अमेंड किया गया है। और उसके बाद हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट केस है डायरेक्टिव प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ मिनर्वा मिल केस, उसको यहाँ पर डिस्कस किया था क्या उसकी यूटिलिटी है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, और इस तरह से हमने अपने जो लेक्चर है उसको कंक्लूड किया है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो दोस्त हैं जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके साथ भी आप इस चैनल को शेयर कर सकते हैं ताकि हम लोग और थोड़ा सा ग्रो कर पाएँ और थोड़ा सा मोटिवेशन मिले हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए। सो वी आर लाइक अ फैमिली नाउ। आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करेंगे कि किसी टॉपिक को लेके या किसी स्पेसिफिक पॉइंट को लेके, तो उसके ऊपर हम लोग फिर से वीडियो की हेल्प से आपका जो इशू है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। हैव अ नाइस डे।